हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार गुप्ता, डॉक्टर मनोज, कानपुर से एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूँ अपनी बात कहने के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली बार आपको एक कहानी सुनाई थी। मैं फिर से एक बार रिकैप आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक बाघ तत्ता कहानी, मंजू मिश्रा की लिखी हुई किताब, जिसकी एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि आगे आने वाले समय में मैं आपको ये कहानी सुनाता रहूँगा, इसके एपिसोड्स बढ़ाता रहूँगा। और उसी कहानी के क्रम में मैं आपके बीच में एक कहानी पढ़ रहा था जिसका नाम था प्रेम और विवाह। उसमें मैंने कुछ पढ़ दिया था, मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। उसमें एक किस तरीके से एक लड़की अपनी भावनाएं और एक परिवार और किस तरीके से, जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही आपको लग रहा है, तो मैं कुछ कहानी पढ़ता हूँ। मैं एक अच्छी अनुशासित लड़की थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल आती थी और फिर एक दिन प्रातःकालीन प्रार्थना में मुझे अपने कक्षा 7वीं के सारे सेक्शन में बेस्ट यूनिफॉर्म का बैज मिला था। एक हफ्ते के लिए मैं बहुत खुश थी और तुम मुंह फुलाए घूम रही थी। बाद में मालूम पड़ा कि इससे पहले कई बार यह बैज तुमको मिल चुका था, पर इस बार मैं बाजी मार ले गई। अगले दिन में जब डिब्बे वाले रिक्शे मैं और तुम अपने दोस्त साहिल को साइकिल पर बिठाए दूसरे और दोस्तों के साथ रिक्शे से आगे चल रहे थे, तुम्हारे पीछे बैग पकड़े साहिल तेजी से, शायद हम सबको सुनाते हुए बोल रहा था, यार तुम भी थोड़ा रो लेते तो तुम्हें भी बैज मिल जाता। ये थोड़ा मैं पढ़ चुका था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ दोबारा कि आपको थोड़ा रिकैप हो जाएगा ऊ करके। और फिर तुम्हारा पूरा ग्रुप बहुत तेज़ी से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। इसके बाद तो हम सारी लड़कियों की इज्जत पर बनाई। प्रार्थना सभा से ही दो गुट बन गए, एक तरफ सारी लड़कियां और दूसरी तरफ सारे लड़के। देखिए, कहानी कहने वाले ने बड़े अच्छे ढंग से अपने स्टूडेंट लाइफ को, जो इस कहानी का पात्र है उसके स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से बताया है। दोनों तरफ से सेनापति लड़ने लगे। हम रोते हैं, तुम सब परीक्षा में सोते हो, चीटिंग करते हो। अब ये सारी बात कक्षा अध्यापिका को बताएंगे। यह बात बढ़ती गई और कक्षा अध्यापिका के कानों तक भी पहुंची। सारे लड़कों को कान पकड़कर खड़ा कर दिया गया। साहिल ने मुझको सॉरी बोला और इस घटना के बाद हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कक्षा में रोज नया ड्रामा होने लगा। सबसे ज़्यादा मुसीबत तो उस दिन आई जब प्रार्थना सभा में सारे कार्यक्रम हमारे कक्षा को प्रस्तुत करने थे और सारे लड़के जिनकी प्रतिभागिता थी गायब थे। उस दिन कक्षा अध्यापिका समेत हम सबको डांट पड़ी थी। बाद में देखा तो लेट का बहाना करके गेट के बाहर खड़े थे। लंच के बाद जब कक्षा में लौट कर आए तो ब्लैक बोर्ड पर एक कार्टून बना था जिसमें एक लड़की रोती हुई खड़ी थी और दूसरी तरफ हा 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 लिखा था। ये जो क्लासरूम के अंदर जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेखिका ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें वर्णन किया है। कक्षा मॉनिटर ने ऐसे साफ कर दिया था जैसे कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, सीज फायर हो गया। इसी तरह से हाफ ईयरली फाइनल और टेस्ट होते हुए हम 8वीं कक्षा में आ गए। उस बार 7वीं कक्षा में किसी लड़की ने किसी लड़के को नकल नहीं कराई और ना ही चुगली की। लड़कियां अक्सर पढ़ने में अच्छी होती हैं, वो अपना ध्यान देती हैं, पढ़ती हैं। 8वीं में आने पर सेक्शंस को समायोजित किया गया था। जिन बच्चों ने म्यूजिक चुना था वो सारे आ सेक्शन में थे और मैं भी। तुम 8वीं सी में रहे क्योंकि तुमने स्पोर्ट्स लिया था। SUPW आर्ट्स या गेम्स के पीरियड के हम लोग म्यूजिक सीखते थे और तुम फुटबॉल या स्केटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अब हम सभी टीनेज हो गए थे, थोड़े बड़े भी, तभी तो एक बार कुछ कमेंट्स पास कर ही दिए जाते थे। दिवाली पर पापा ने मुझे नई साइकिल दिलाई कि जिससे मैं स्कूल जा सकूं। दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं अपनी नई चमचमाती साइकिल से जा रही थी। कुछ जोश में शायद साइकिल दिखाने के चक्कर में घंटी बजाती हुई तुम सबको किनारे क्रॉस करती हुई आगे बढ़ी कि फिर पीछे से आवाज़ आई, अरे सारे गए माँ, साइकिल पे बच के निकलो कहीं ऊ ना हो जाए। रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गुस्से से लाल हो गया था मेरा चेहरा। मैंने भी सोच लिया था कि आज साहिल और अनुराग को बैग समेत ना गिराया तो मैं भी अनुराधा नहीं। लड़कियों को भी चैलेंज एक्सेप्ट करना आता है। पूरे दिन में सोचती रही कि क्या करूं। छुट्टी की घंटी बजी। मैं साइकिल के स्टैंड पर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि कब तुम और तुम्हारा करियर दोस्त निकले और फिर तुम आगे
मैं तुमसे थोड़ी दूर पीछे पीछे मैंने तेज़ी से साइकिल बढ़ाई और उस मोड़ पर जहाँ पर घूमना था, इससे पहले कि तुम देख पाते, साइकिल समेत तुम दोनों लोग सड़क पर थे। कुछ दूर जाकर मैंने साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा, फिर बोली, चोट लग गई ना, अब तुम भी मेरी तरह रो। तुम दोनों सड़क पर बैठे मेरा मुंह देख रहे थे और मैं भाग ली। उस दिन घर लौटकर जितनी खुशी हुई थी उतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई। अगले दिन मैं आत्मविश्वास से भरी हुई, मुस्कुराती गुनगुनाती हुई जा रही थी। जानती थी कि इतनी हिम्मत तुम में नहीं कि स्कूल की सड़क पर किसी लड़की को गिरा सकूं। खैर, उस दिन प्रार्थना सभा का नज़ारा कुछ और ही था। स्कूल की कुछ घटनाएं हैं जिनको कि लेखिका ने बड़े सुंदरतम तरीके से वर्णित किया गया। शायद सभी को इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे। धीमे धीमे आवाज़ें आ रही थी। सारे सेक्शन के लड़के आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। लंच के बाद कुछ सीनियर लड़के भी जुड़ गए थे। यही हाल छुट्टी के बाद साइकिल स्टैंड का था। मैं चुपचाप साइकिल उठाकर चलती बनी। अगले दिन प्रार्थना सभा के शुरू होते ही पटाखे बजने शुरू हो गए। एक के बाद एक चारों विंग के पटाखे की आवाज़ें आ रही थी। अगल बगल तो सभी शांतपूर्वक हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। सारे बच्चों को वहीं बिठा दिया गया। प्रीफेक्ट्स और टीचर सर्च में लग गए कि उसके बाद कक्षाओं और स्कूल बैग्स की चेकिंग शुरू हो गई। हम सब चुपचाप बैठे थे कि किस लड़के की सामत आती है। अचानक ही घोषणा हुई कि कक्षा 8वीं आ की सारी लड़कियां यहीं रुकेंगी। कुछ शरारत लगता हो गई है, गैस करिएगा। हम सब चौंक गए। बाद में मालूम पड़ा कि मेरे और 4 लड़कियों के बैग में पटाखे, माचिस और अगरबत्ती पाए गए थे। हो गई लड़कों की शरारत। नाम लेकर हमें स्टेज में बुलाया गया। बहुत डांट पड़ी, हमसे माफ़ी मंगवाई गई। हमारे पास अपने सही होने का सबूत भी नहीं था। हम चारों बहुत रोए, लंच भी नहीं किया। जब कक्षा में लौटे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर इस तरह मिटाया गया था कि पढ़ भी ले और हैंड राइटिंग समझ में ना आए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उस दिन इतना अपमानित लग रहा था कि मैं पूरे रास्ते रोते हुए घर लौटी। तुमने मुझे देख लिया था क्योंकि पीछे से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। छोड़ो ना, बहुत हो गया। उस घटना ने शायद तुमको भी आहत किया था। मैंने कसम खा ली कि अब कोई कुछ भी बोले मैं बस चुप रहूँगी। लड़कियों को नॉर्मली चुप हो जाना पड़ता है, वो बड़ी संकुचित होती हैं, लेकिन आज की लड़की ऐसी नहीं है। आज की लड़की आवाज़ उठाना जानती है। लेकिन लेखिका ने उस दौर की बात बताई है जब ऐसा होता था, और फिर पूरा साल शांति से गुजर गया। हम 9वीं कक्षा में आ चुके थे। यूपी बोर्ड के सब्जेक्ट चॉइस के हिसाब से सेक्शन बनाए गए थे। मैंने साइंस ली थी, इसलिए मुझे साइंस के सेक्शन 9A में शिफ्ट किया गया था, और तुमको भी। हम रोल नंबर्स के नाम के भी आगे पीछे थे। मैं रोल नंबर 3 और तुम रोल नंबर 4। हमारा विद्यालय अपने ज़िले में सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक था, जिसका परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा आता था। फेल और द्वितीय श्रेणी में तुम्हें कोई हो ही नहीं सकता था। 9वीं कक्षा से पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता था। रविवार को एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था और महीने में एक शनिवार को PTM। हम बच्चे का चतुर्मुखी विकास हमारी प्राचार्य स्वयं देखती थी। हर बच्चे को पाठ सकामी क्रियाओं, कक्षा पत्रिका सब में भाग लेना होता था। 6 घंटे के 6 पीरियड के बीच में आधे घंटे का लंच। लेट आने पर सिस्टर एक ही सज़ा देती थी, मैदान में लगे हैंडपंप से बाल्टी भर के पेड़ पौधों को सींचना। लंच के बाद कक्षा में जा सकते थे। ये सारी सजाएं सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए थी। उस दिन रविवार था और हम लोगों का हिंदी का तीसरा पेपर, संस्कृत का टेस्ट सुबह 8 बजे से टेस्ट होना था और 7:45 बजे स्कूल पहुंचना था। हम सब साइकिल पर पैडल मारते भाग रहे थे कि अचानक मेरे साइकिल की चेन उतर गई। मैंने उतरकर चेन ठीक करी और आगे बढ़ी। फिर 2-3 बार ऐसा ही हुआ। अब क्या करूं? अगर लेट हो गई तो अगले हफ्ते 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। 7:45 के बाद तो स्कूल का गेट भी बंद हो जाएगा। तभी देखा तुम अपने दोस्त साहिल के साथ और दूसरे दोस्तों के साथ चले आ रहे हो। मैंने साहिल को आवाज़ दी तो तुम सब रुक गए। मैंने कहा, टीचर को बता देना मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मैं थोड़ा लेट हो सकती हूँ। तब तक तुम साइकिल रोक चुके थे। मेरी साइकिल चेक की गई पर कुछ भी सही नहीं था। तुमने साहिल को दूसरे दोस्त के करियर पर बिठाया। तुम्हारे एक दोस्त ने मेरी साइकिल पकड़ी और मैं तुम्हारी साइकिल पर स्कूल पहुंची। शायद यही शुरुआत थी हमारी नई दोस्ती की। उन दिनों हम थोड़े संजीदा व समझदार होने लगे थे। पढ़ाई के बोझ से हमें शेयर एंड केयर समझा दिया था। अब लड़के लड़कियां आपस में बात भी करने लगे थे और दोस्त भी बनने लगे थे। साइकिल से उतरकर मैं दौड़ती हुई कक्षा में पहुंची और फिर 5 मिनट बाद तुम। रोल नंबर 3 व 4 होने के कारण हम आगे पीछे बैठे थे और तुम्हें संस्कृत के रूप में संधियाँ बिल्कुल नहीं आती थी और ना ही अनुवाद। ये बात सारी कक्षा जानती थी। उस दिन मैंने तुम्हें वो सब कुछ लिखकर अपनी डेस्क पर कुछ इस तरह रखा
कि तुम उन्हें पढ़ सको। कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही है और शायद है, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर जैसे ही टीचर मुड़े, मैंने तुम्हारे डेस्क पर रख दिया और जैसा कि हम सबकी आपसी समझ दी, तुम उठे, अपना मोबाइल, अपना क्वेश्चन पेपर मेरी तरफ ज़मीन पर डाल दिया तो और मैंने उठा लिया। वह दिन शुरुआत थी और हमारे तुम्हारे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने की। आई लव यू, डू यू जैसे शब्द 14 वर्ष की उस उम्र में भी हमारे पास नहीं थे और उसके ठीक 10 साल बाद जब हमने शादी की तब भी नहीं कह सके। कितना अजीब सा है ना। आजकल के बच्चों की तरह ना हम क्रश को समझे और ना कभी इन सो कॉल्ड आजकल की जनरेशन के 3 मैजिक वर्ड्स को कहा, पर मैजिक तो था ही। अगले दिन जब हमने अपनी डेस्क खोली तो एक चॉकलेट रखी थी। मैं समझ गई यह थैंक यू कहने का तरीका है, पर मैं तो कभी चॉकलेट खाती ही नहीं थी। उस बैग में रख ली। लंच के समय सहेलियों से मिलकर खाई तुमने देख लिया था। शाम को जब मैं साइकिल स्टैंड पहुंची तो देखा साइकिल की चेन इस तरह उतरी हुई थी कि मैं उसको ठीक ही नहीं कर सकती थी। खैर, किसी तरह घसीट कर धीरे धीरे चलते हुए मैं पंक्चर की दुकान पर पहुंची। देखा तो तुम एक दुकान पर खड़े हुए थे। मैं समझ गई कि ये काम तुमने ही किया, और क्यों, यह भी अगले दिन तुम्हारी डेस्क के अंदर मैंने एक पेपर में लिख कर रखा था, आई डू नॉट ईट चॉकलेट। कुछ दिन बाद मुझे मेरी डेस्क में टॉफ़ी मिली जिसको मैंने तुम्हें दिखाकर खाया था। उसके बाद हम दोस्त बन गए थे, कभी कभी थोड़ी बात भी कर लेते थे। अब टेस्ट पे हेल्प करना आदत सी बन गई थी। संस्कृत हमारे बस की बात नहीं थी और सोशल साइंस में मुझे नींद आ जाती थी। मुझे याद है कक्षा 9वीं की तरह पीटीएम, जहाँ हमारे तुम्हारे पापा मम्मी सामने बैठे थे और हमारी संस्कृत टीचर जो पीरियड को होरा लिखती थी का नाम हम लोगों ने होरी रख दिया था। तुम्हारे पापा को दिखा रही थी कि देखिए इस संधि सूत्र इलांजो अंते को झुलाम न सोबते लिख दिया था, एक वर्ड है, और मुझे डांट पड़ रही थी। मैंने सह्याद्री पर्वतमाला को सतपुड़ा में दिखा दिया था। अचानक हमारी तुम्हारी नज़रें मिली और एकदम हंसी आ गई। फिर तो उस हंसी को छिपाने के चक्कर में हम बहुत परेशान हुए। कई दिनों तक हिंदी और सोशल साइंस की कक्षा में हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। अब हम 10वीं कक्षा में आ चुके थे। एक भी दिन अनुपस्थित नहीं हो सकते थे, वरना फाइन लगता था। कक्षा में सभी बच्चों के ग्रुप बना दिए गए थे। कोई भी अगर एब्सेंट होता तो उस दिन का सारा कक्षा कार्य विषयवार ग्रुप के सारे बच्चे नोट करके उस अनुपस्थित छात्र या छात्रा को दे देते थे। अधिकतर फोटोकॉपी करवा के दे देते थे, पर हम दोनों ने कुछ अलग किया। हम उस सब्जेक्ट के कक्षा कार्य को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में लिख देते थे। शुरुआत तुमने की थी और फिर यह बात धीरे धीरे सभी को पता चल गई। टीचर्स को छोड़कर हम सब एक थे। पापा ने मुझे गणित की कोचिंग लगवा दी थी। शाम को 5 से 6 तक उनका रास्ता तुम्हारे घर से होकर गुजरता था। एक दिन तुम घर पर खड़े थे, तुमने मुझे देख लिया था, पर तब तक तुम्हारा घर मुझे मालूम नहीं था। इस बार साइकिल पंचर थी और तुम्हारा दोस्त साहिल स्पोर्ट्स टीचर से पंप लेने गया था। तुमने थोड़ी दूर से मुझसे पूछा, कल कहाँ जा रही थी? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा, जीवी सर की कोचिंग में मैथ्स पढ़ती हूँ। मैं अपने घर पर खड़ा था। गणित तो बहुत सिंपल है, फिर तुम्हारे मार्क्स भी ठीक ही आते हैं। हाँ ठीक तो है, पर उतने अच्छे नहीं। उसके बाद तो तुम रोज़ ही आते जाते दिखने लगे। अब मुझे तुम्हारे 2 सिंपल समझ में आ गए, 2 सिग्नल समझ में आ गए थे। साइकिल पंचर होने का मतलब बात करने के लिए रुकना, और चैन उतरना मतलब तुम नाराज। स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग असाइनमेंट सब मिलाकर शायद कुछ गड़बड़ हो गया और तिमाही परीक्षा में मेरी गणित में 45% नंबर ही आए। स्कूल में भी डांट पड़ी और घर पर पापा। मैं गुमसुम थी रहने लगी। जितनी मेहनत करती उतनी ही ज़्यादा गलतियां होने लगी थी। स्कूल और कोचिंग में बढ़ सी गई थी। फिर एक दिन देखा छुट्टी के समय साइकिल पंचर। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई कि मैं साइकिल वहीं छोड़कर पैदल ही घर चल पड़ी। मम्मी से कहा साइकिल ख़राब हो गई और पैदल ही कोचिंग चली जाऊंगी। इस पूरी कहानी में एक बात तो समझ में आ रही है कि नाम बहुत कम यूज़ हुए हैं। कैरेक्टर्स के नाम कम लिए जा रहे हैं और अनुभव पूरा बताया जा रहा है और कहानी पूरी तरह से रुचिकर लग रही है। लग रहा है कि पढ़ता ही जाऊँ। उस रात मुझे तेज़ बुखार हो गया था रोते रोते, और फिर 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। पापा ने स्कूल जाकर बात करी और साइकिल वापस ले आई। 3 दिन बाद मैं फिर स्कूल जा रही थी। रास्ते में तुम दिखे। तुमने साइकिल की स्पीड धीमे कर ली
क्या हो गया? बीमार थी, कोचिंग भी नहीं गई। मैं अंदर से भरी बैठी थी। हाँ, बीमार हो गई थी, और ख़बरदार अब तुम मेरी साइकिल पंचर मत करना, कहकर मैंने तेज़ी से साइकिल बढ़ाई और स्कूल पहुंची। मुझे 3 दिन के सारे असाइनमेंट मिल गए थे। मैंने सब अपने बैग में रखे कि घर जाकर देखूंगी। उस दिन मैं कोचिंग नहीं गई और सारे विषयों के नोट्स देखने लगी। बाकी सब तो फोटोकॉपी थे, पर तुमने गणित के नोट्स अपने से बनाए थे। पेज पलटने पर एक नोट लिखा मिला, बिना किसी नाम या संबोधन के कोचिंग छोड़ दो वरना कंफ्यूज हो जाओगी। गणित के नोट्स रोज़ मिलेंगे, इनको पढ़ करके सॉल्व करना और मुझे वापस करना, अब सही हो जाएगा। टाइम इज़ प्रेशियस, बेस्ट डोंट वेस्ट देयर। आज भी मैं इस बात को याद करके हंसती हूँ कि तुम पैदाइशी वकील थे। चीज़ों को संक्षेप करके इस तरह लिखना कि किसको क्या लिखा है, कौन लिख रहा है, कोई समझ नहीं सकता। अगले दिन तुम फिर स्कूल जाते मिले। कल तुम कोचिंग नहीं गई, छोड़ दी, कहकर मैं आगे बढ़ गई। गणित का काम मैंने तुम्हारी डेस्क में रख दिया था। फिर तो यह नियम बन गया, मेरी डेस्क में तुम नोट्स रखते और अगले दिन सॉल्व करके मैं तुम्हारी डेस्क में रख देती। कुछ पूछना होता तो अंडरलाइन करके लगा देती। मैं गणित में सही होती जा रही थी। अर्धवार्षिक परीक्षा में मेरे नंबर 65% हो चुके थे, पर मेहनत बाकी थी। अब मैंने भी एक काम शुरू किया था, तो मैं हिंदी तीसरा पेपर संस्कृत पढ़ाने का, ठीक वैसे ही जैसे तुमने किया था। समय तेज़ी से भाग रहा था और हमें अब दिन रात समझ नहीं आ रहे थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी और हमारा सेंटर काफ़ी दूर था। हम कुछ सहेलियों से मिलकर एक डिब्बे वाला रिक्शा लगा लिया था जो हमें लाता ले जाता था, और तुम अपने दोस्तों और साहिल को बिठा कर ले जाते थे। मैं एक आदर्श लड़की की तरह रिक्शे वाले के ठीक पीछे बैठी नोट्स दोहरा रही थी। अचानक तुमने देखा और कहा, डब्बा वापस। मैं चौंकी और तुम हंस पड़े। ऑल द बेस्ट कहकर बात संभाली और गायब हो गए। तुम मेरे ठीक पीछे बैठे थे। पेपर शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया। कक्षा से निकलते हुए तुमने पूछा, पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा अच्छा, और सुनो, अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी साइकिल पंचर कर दूंगी। तुम बहुत ज़ोर से हंस पड़े और मैं भाग गई। ये कहानी चल रही है, बराबर क्रम चल रहा है, शायद आपको अच्छी भी लग रही होगी। इससे पहले एक घटना और हुई जिसका तुमने बरसों तक मजाक बनाया था। 10वीं कक्षा में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में मेढक का डिसेक्शन था। उस दिन हमारा बोर्ड का प्रैक्टिकल था। हम लोगों को क्लोरोफॉर्म सुंघाए हुए मेढक मिले थे जिसको ट्रे में पिन लगाकर रखा गया था। प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था, मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया था। रोल नंबर आगे पीछे होने के कारण तुम मेरे बगल में खड़े अपना काम कर रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा मेढक बेसिन के नीचे की ओर से मेरे जूते पर आ गिरा। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं बुरी तरह डरकर चीखी और भागी। उसने तुम्हारी दोनों की ट्रे मेढक समेत गिर गई। तुम तो वहीं खड़े रहे और मैं अपनी टीचर के पास जाकर गिर पड़ी। मुझे चक्कर आ गया था, ग्लूकोज पिलाया गया। अब तो मुझे मेढक देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी कांपते हाथों से जैसे तैसे काम किया। वाइवा हुआ। तुम मुझको देखकर लगातार हंस रहे थे। मैं समझ गई थी। शाम को साइकिल स्टैंड पर जैसे ही तुमने मुझे देखा, तुम बुरी तरह हंसने लगे। समझ में नहीं आता कि तुम मटन चिकन कैसे खाती होगी जब मेढक से डर गई। मैं ये सब नहीं खाती। क्यों? लाला तो सब खाते पीते हैं। सटअप, ये लाला क्या होता है? मेरा सरनेम सक्सेना है और हमारे घर में कोई खाता पीता नहीं है। मैं भी खिसिया गई थी। ठीक है, तो चलो आगे दुकान से समोसे खाते हैं। मैं एक जगह पर रुक गई। तुम 4 समोसे लाए थे। हम खाने लगे। कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुमने पूछा। पापा, मम्मी और मैं। भैया आर्मी में है इस समय, हाशीमारा में पोस्टेड है, और दीदी कानपुर में। तो क्या सबकी शादी हो गई? हाँ, मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा। दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं और पापा भी जून में रिटायर हो जाएंगे। मैं गर्व से तुम्हें बता रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी उम्र 15 साल, तुम्हारे पापा 60 साल, मतलब जब तुम पैदा हुई तो वह 45 साल के थे। तुमने कहा। तो भैया और दीदी तो मुझसे बड़े हैं, और जब भैया 10th में थे तब मैं पैदा हुई। ये पूरा गणित लगा लिया गया। मैं गर्व से बता रही थी कि देखा, समोसा तुम्हारे मुंह से छूटकर दूर गिरा और तुम फिर से हंस पड़े। मुझे भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैंने साइकिल उठाई और चल दी। बरसों बाद समझ में आया कि तुम मुझे बुढ़ापे की भूल कहकर क्यों चिढ़ाती थी। तो ये कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बोर नहीं कर रही होगी। मैंने आज पेज नंबर 116 तक पढ़ दिया है और मैंने देखिए निशान भी लगा दिया है। अगली कहानी, अगला कि आगे क्या होता है, कैसे ये कहानी प्रेम और विवाह आगे बढ़ती है, हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाएंगे। और तब तक हम सोचते हैं कि आप इस वागदत्ता जो कहानी है, वागदत्ता किताब,
इसके बारे में आप सोचते रहिए और उसके बारे में विचार करते रहिए। कहानी कैसी लगी, कहानी सुनते ज़रूर रहिएगा। कहानी के ख़त्म होने के बाद मैं आपसे कुछ इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप लोग इन के जवाब दीजिएगा, तो मैं ज़रूर समझूंगा कि आपने कहानी को अच्छे तरीके से सुना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, और लोग भी सुने, बात को आगे बढ़ाएं, अपने कमेंट से अपनी बात हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।